सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विद आरके में। आज की परिचर्चा हम जो करेंगे, जो कृषि विज्ञान की जो शाखा शस्त्र विज्ञान है, उससे जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा या अन्य जो है लोक सेवा आयोग द्वारा या जो भी परीक्षा की संस्थाएं हैं उनसे जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका हम सॉल्व कराने का जो कंटिन्यूटी चल रही है उसी को कराएंगे। अब तो आपको धीरे धीरे पता चल गया होगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो आप मेरे साथ परिचर्चा में रहें। 1 घंटा तक मैं आपको जो है फिर जो है 30 से 35 क्वेश्चन सॉल्व करके उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि गेहूं की रोपाई विधि से खेती की जाती है। मतलब गेहूं की रोपाई विधि से जो खेती की जाती है वो गेहूं की रोपाई तो आपने सुना नहीं कहीं होगा, बुआई ही होती है, चाहे वो सुपर सीडर से हो, लाइन में हो या छिटकुआ हो। तो ऑप्शन ए कह रहा है देर से बुआई की स्थिति में। ठीक है। बी क्या कह रहा है, कह रहा कि अपर्याप्त जो है सिंचाई की सुविधा में, अपर्याप्त सिंचाई की सुविधा में, अपर्याप्त सिंचाई की सुविधा में। तीसरा कह रहा है जगह जमाव की जमाव ना होने की स्थिति में। क्या कह रहा है, जगह जगह जमाव ना होने की स्थिति में। डी कह रहा है कम उर्वरक प्रयोग की स्थिति में, कम उर्वरक प्रयोग की स्थिति में। ठीक है। गेहूं की रोपाई विधि से खेती की जाती है तो वो होगा जगह जगह जमाव ना होने की स्थिति में। क्या करते हैं कि जब कम जमाव होता है तो वहां पर कर देते हैं इसकी, बाकी ऐसे कोई रोपाई नहीं होता है। ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। सबसे प्राचीनतम क्या है, सबसे प्राचीनतम फसल है। क्या है, सबसे प्राचीनतम फसल है। ऑप्शन ए धान, बी कह रहा है मक्का, सी कह रहा है आलू, डी कह रहा है गेहूं। डी क्या कह रहा है, गेहूं कह रहा है। तो सबसे प्राचीनतम फसल क्या है, वो आपका ऑप्शन सही होगा गेहूं।
या इस तरीके से भी पूछ सकता है कि मानव ने सबसे पहले कौन सी फसल को उगाना शुरू किया था। तो दोनों टाइप का बन सकता है, तो आप इसको गेहूं लिख दीजिए। ठीक है, गेहूं होगा ऑप्शन आपका डी सही। डी ऑप्शन गेहूं सही है। मेरा है 3, कौन सी ड्यूरम गेहूं की प्रजाति है। ठीक है, कह रहा है कौन सी ड्यूरम गेहूं की प्रजाति है। ऑप्शन ए PBW343। क्या कह रहा है? PBW343। WH452 क्या कह रहा है? WH452। WH सी कह रहा है WH कह रहा है। WH क्या कह रहा है? 896। डी क्या कह रहा है? HD 2285। HD 2285 कौन सी ड्यूरम गेहूं की प्रजाति है? तो PBW 343, WH 542, WH 896 और कह रहा है कि HD 2285। तो आपका आंसर जो सही होगा वो सी सही होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, WH 896। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, कौन संकर धान की प्रजाति है? कौन संकर धान की प्रजाति है? ऑप्शन ए MG R1। ऑप्शन बी कह रहा है PR 106। सी कह रहा है साकेत 4। और डी कह रहा है IR 21। डी कह रहा है IR 21। तो जो हाइब्रिड धान की प्रजाति है वो है साकेत 4। आपका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कौन संकुल मक्के की प्रजाति है? ठीक है, कह रहा कौन संकुल मक्के की प्रजाति है? ऑप्शन ए अगेती 76। ठीक है, अगेती 76। बी किसान। सी कह रहा है सोना। डी कह रहा है
डी क्या कह रहा है? डी विक्रम कह रहा है। क्या कह रहा है? डी विक्रम कह रहा है। अगेती 76। तो संकुल मक्के की जो किस्म है वो अगेती 76 है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, क्षारीय भूमि में धान की नर्सरी, धान की जो नर्सरी है की रोपाई, क्या है? कि रोपाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। धान की रोपाई के लिए संस्तुत की गई है। मतलब संस्तुत जो है कितने दिन का होना चाहिए? ये ऑप्शन ए 20 से 25 दिन, बी कह रहा है 25 से 30 दिन, सी 40 से 45 दिन का पौधा होना चाहिए, और डी कह रहा है 30 से 35 दिन का पौधा। जबकि आंसर आपका जो सही होगा वो सी सही होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है। मतलब कह रहा है कि क्षारीय भूमि में, भूमि क्षारीय हो तो धान की फसल की जो रोपाई की जाती है वो कितने दिन की नर्सरी होनी चाहिए? तो वो जो है 40 से 45 दिन की नर्सरी होनी चाहिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, विलंब से बुआई, विलंब से किसकी? गेहूं की फसल, विलंब से गेहूं की फसल की बुआई, फसल की बुआई करने पर बीज की गहराई, मतलब बीज की गहराई होनी चाहिए। जो बीज की गहराई है वो कितनी सेंटीमीटर गहराई होनी चाहिए? वो ऑप्शन ए कह रहा है वही गहराई जो सामान्य बुआई पर करते हैं। ठीक है, कह रहा है वही गहराई जो सामान्य बुआई पर करते हैं। कह रहा है सामान्य, फिर बी क्या कह रहा है? सामान्य बुआई से अधिक गहराई पर। ठीक है, कह रहा है सामान्य बुआई से अधिक गहराई पर। फिर कह रहा है सामान्य बुआई से उथली, क्या कह रहा है? सामान्य बुआई से
उथली, उथली जो है गहराई पर, ठीक है, गहराई पर, सामान्य बुआई से उथली गहराई पर, ठीक है। अब डी क्या कह रहा है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो कह रहा विलंब से जो हम गेहूं की जो फसल की बुआई करते हैं उसकी गहराई, बीज की जो गहराई रखते हैं वो क्या होनी चाहिए, तो वो जो है सामान्य बुआई से जो है उथली गहराई पे इसका जो है बीज रखना चाहिए। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसकी जो गहराई है क्वेश्चन नंबर 8, धान में कल्ले निकलते समय फिजियोलॉजिकली सबसे अधिक सक्रिय होती है, सबसे अधिक, मेरा क्या, सबसे अधिक सक्रिय, सबसे अधिक सक्रिय होती है, सबसे अधिक सक्रिय होती है। क्या होती है, ऑप्शन ए कह रहा है सबसे ऊपरी पत्ती, क्या कह रहा है, सबसे ऊपरी पत्ती। बी कह रहा है ऊपर से दूसरी पत्ती, ऊपर से दूसरी पत्ती। फिर कह रहा है, सी कह रहा है ऊपर से तीसरी पत्ती। डी कह रहा है सबसे नीचे की, सबसे नीचे की पत्ती। किसको कह रहा है, सबसे नीचे की पत्ती। तो धान निकलते समय जो सबसे फिजियोलॉजिकली सबसे अधिक सक्रिय जो होती है सबसे ऊपर की पत्ती होती है, क्योंकि विकास भी तो उस समय होता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए कि सबसे ऊपरी पत्ती जो है ज़्यादा सक्रिय होती है। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9, धान के लिए पूरे जीवन काल में समग्र, पूरे जीवन काल, क्या कह रहा है, पूरे जीवन काल में समग्र, कह रहा है पूरे जीवन काल में समग्र औसत प्रतिदिन तापमान होना चाहिए। होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो वो कह रहा है कि ऑप्शन ए 818 डिग्री सेल्सियस से 925 डिग्री सेल्सियस। बी कह रहा है 900 डिग्री सेल्सियस से 1010
डिग्री सेल्सियस। सी क्या कह रहा है, जो है 1130 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस। और डी कह रहा है 1500 डिग्री सेल्सियस से 1550 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो पूरे लाइफ का जो औसत डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए वो होता है औसत, वो आपका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, सी जो है इसका सही होगा। ऑप्शन सी सही। 10 कह रहा है धान का प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण, जिसको आइसोलेशन इंग्लिश में कहते हैं, पृथक्करण की दूरी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 10 मीटर, ऑप्शन बी 3 मीटर, ऑप्शन सी 50 मीटर, ऑप्शन डी 100 मीटर। तो ये कितना होना चाहिए? वो ये जो है 3 मीटर। आइसोलेशन की जो दूरी होती है सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन के लिए वो 3 मीटर होती है। तो आप इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, चपाती वाले गेहूं का क्रोमोसोम नंबर होता है। कितना होता है? ऑप्शन ए 22, बी 32, सी 42, डी 52। तो जो ऑप्शन आपका होगा वो 42 होता है। 2n=42 होता है क्रोमोसोम नंबर चपाती वाले गेहूं का। तो आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, गेहूं का अधिकतम उत्पादन के लिए कल्ले के लिए बालीदार कल्ले की संख्या होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? वो ऑप्शन ए 100 से 150 प्रति वर्ग मीटर। कितना? प्रति वर्ग
मीटर। बी कह रहा है 300 से 350 प्रति वर्ग मीटर। सी कह रहा है कि 400 से 500 प्रति वर्ग मीटर। कितना कह रहा है? और डी कह रहा है आपका 250 से 300 प्रति वर्ग मीटर। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो बी सही होगा। 300 से 350 जो है बालीदार कल्ले जो है प्रति वर्ग मीटर होना चाहिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, ऊसर भूमि में बुआई करने के लिए गेहूं की उपयुक्त किस्म है। उपयुक्त किस्म कौन है? ऑप्शन ए के 68, बी के 80, 27। सी कह रहा है HP 1102। फिर डी कह रहा है राज 3077। क्या है? राज 3077। तो ऊसर भूमि में बुआई करने के लिए गेहूं की उपयुक्त किस्म कौन सी है? राज 3077। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। फिर क्वेश्चन एक रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, ये रिपीट क्वेश्चन है। क्षारीय भूमि में रोपाई हेतु धान की उपयुक्त क्या है? उपयुक्त उम्र है। ठीक है। ऑप्शन ए 20 से 25 दिन, बी कह रहा है 25 से 30 दिन, सी 30 से 35 दिन, डी 40 से 45 दिन। ठीक है, 40 से 45 दिन। तो कह रहा है क्षारीय भूमि में रोपाई हेतु धान की उम्र क्या है? तो है 40 से 45 दिन। आप इसको नोट कर लीजिए। सोलह कह रहा है कौन सा 6 रो बारले है? सिक्स रो बारले
है। ठीक है, 6 रो, कौन सा 6 रो? बार्ले है। ऑप्शन ए। हार्डियम इर्रेगुलर, फिर बी कह रहा है हार्डियम बल्गेयर, बी कह रहा है हार्डियम बल्गेयर। सी क्या कह रहा है? हार्डियम डिशेन। फिर सी क्या कह रहा है? डी क्या कह रहा है? हार्डियम मोनो क्यों कह रहा है। तो 6 रो वाले कौन है? हार्डियम बल्गेयर। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसको नोट कर चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 17। स्वस्थ धान, ठीक है, स्वस्थ धान के पौधे, स्वस्थ धान के पौधे की जड़ का रंग होता है। स्वस्थ धान के पौधे का जो जड़ होता है वो क्या होता है? कह रहा है सफेद, बी कह रहा है आसमानी, सी कह रहा है रक्ताभ बादामी। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, डी कह रहा है काला। ठीक है, तो कह रहा स्वस्थ धान के पौधे की जो जड़ है उसका रंग जो है किस कलर का होता है? तो वो होता है बादामी, रक्ताभ बादामी। रक्ताभ बादामी क्या? रेडिश ब्राउन। इसको क्या कहते हैं? रेडिश ब्राउन। ठीक है, आप जो है इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, सामान्यता धान की रोपाई, धान की रोपाई के समय पौधे की उम्र होनी चाहिए। सामान्यतः धान की रोपाई के समय पौधे की उम्र होनी चाहिए। ऑप्शन ए 21 से 25 दिन, 25 से 30 दिन, सी कह रहा है 30 से 35 दिन। ठीक है, और डी कह रहा है 35 से 40 दिन। तो चाहे वैरायटी कोई नाम दे दे या ऐसे सामान्य कर दे, तो आपका जो होना चाहिए वो 21 से 25 दिन पे रोपाई कर देनी चाहिए। डेपोंग और
SRI को छोड़ करके सामान्यता मैंने कहा है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है अंबर विजय सोना, अंबर विजय सोना किसान किसकी संकुल नहीं, कंपोजिट प्रजाति है। ठीक है, किसकी कंपोजिट या संकुल प्रजाति है। ऑप्शन ए गन्ना, बी कपास, सी तंबाकू और डी जो है मक्का। तो अंबर विजय सोना कपास जो है मक्का की संकुल प्रजाति है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी जौ की प्रजाति है। ठीक है, कौन सी जौ की प्रजाति है। ऑप्शन ए सोनालिका, बी नवीन, सी जो है आजाद और डी कह रहा है सोना। ठीक है, तो आजाद जो है जौ की प्रजाति बहुत ही मशहूर प्रजाति है। आप इसको नोट कर लीजिए, ये अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं वो 21 शीत, इसको शरद भी कह लीजिए, शीत कह लीजिए। शीत ऋतु में मक्के की बुआई की अनुशंसा किस ऋतु पर की जाती है। किस ऋतु पर की जाती है। किस ऋतु पर की जाती है, कह रहा है किस ऋतु की पर जाती है जिसका ढलान 21 नहीं होगा, जिस ऋतु पर की जाती है जिसका ढलान क्या है, जिसका ढलान जो है ऑप्शन ए
दक्षिणी हो, बी कह रहा है पूर्वी हो, बी कह रहा पूर्वी हो, सी कह रहा है उत्तरी हो, और डी कह रहा है दक्षिणी हो। ठीक है। शीत ऋतु में मक्के की बुआई की अनुशंसा जिस कीज नहीं हुई, किस और जिस नहीं हुआ, जिस रिच पर की जाती है, जिस रिच पर की जाती है, जिसका ढलान दक्षिणी हो, पूर्वी हो, उत्तरी हो, और जो है पश्चिमी यहाँ रहेगा, सॉरी, पश्चिमी हो। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो ए, दक्षिणी हो, जिसका ढलान दक्षिणी हो, उसी पर हम करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? 22 कह रहा है मक्का की उत्पत्ति स्थान है। मक्का की उत्पत्ति स्थान क्या है? ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, फिर कह रहा है दक्षिणी अमेरिका, फिर कह रहा है सी कह रहा है एशिया, डी कह रहा है अफ्रीका। तो मक्के का जो उत्पत्ति स्थान है वो उत्तरी अमेरिका है। ठीक है। आप इसको लिख लीजिए। तो आपका ऑप्शन उत्तरी अमेरिका से होगा। 23 कह रहा है यूपी 321 किसकी किस्म है? यूपी 319 है, 21 नहीं, 19 किसकी किस्म है? ठीक है। कह रहा कि यूपी 319 किसकी किस्म है? ऑप्शन ए धान, बी गेहूं, सी जौ, डी ज्वार। तो यूपी 319 जो किस्म है वो गेहूं की किस्म है। किसकी है? गेहूं की किस्म है। ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 24। ग्रेन स्मिथ क्या है? ग्रेन स्मिथ किस फसल का रोग? ग्रेन स्मिथ किस फसल का रोग है? ऑप्शन ए बाजरा, बी ज्वार, सी गेहूं, बाजरा ज्वार गेहूं, और डी धान। तो ग्रेन स्मिथ किस फसल का रोग है? तो है ज्वार का।
लेकिन अगर इसी में आर्गट दे देता तो बाजरा का हो जाता। तो आप इसको नोट कर लीजिए। धान की फसल में जिंक सल्फेट क्या है? धान की फसल में जिंक सल्फेट की कमी से कौन सा रोग लगता है? ठीक है, कौन सा रोग लगता है? ब्लाइट, कंडुआ, खैरा और झुलसा। तो धान की फसल में जिंक सल्फेट की कमी से खैरा रोग लगता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, संकुल मक्का की प्रजाति है। संकुल मक्का की प्रजाति है गंगा 1, टाइप 7, नवीन, गंगा 4। तो संकुल मक्का की जो प्रजाति है वो नवीन है। आप इसको नोट कर लीजिए, जो है कि मक्का की प्रजाति नवीन है। तो एक क्वेश्चन ये रिपीट है, ये तो बहुत बार आप लिख चुके होंगे, तो मैं वैसे बिना लिखाए ही आपको बता दे रहा हूँ। आप इसको जो है नोट कर लीजिए या जान लीजिए। पूछ रहा है कि जो है धान की जो पडलिंग क्यों की जाती है, पूछ रहा है। तो आपको मैं बता चुका हूँ, बहुत बार लिखा चुका हूँ, इसको लिखवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पडलिंग धान की फसल में क्यों की जाती है। 27, क्वेश्चन नंबर 27, बारानी क्षेत्र में जौ की बीज दर प्रति हेक्टेयर क्या होती है। कह रहा बारानी क्षेत्र में स्थित हो या क्षेत्र हो तो बीज दर क्या होगी। बारानी मतलब सूखा क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन ए 80 से 100, बी कह रहा है 60 से 70 kg, सी कह रहा है 100 से 120 kg और डी कह रहा है 40 से 50 kg। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो ये सही होगा कि बारानी क्षेत्र में जो है जौ की जो बीज दर होती है वो 80 से 100 kg।
ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28, ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको जो है देखिए, अधिक ज्वार खाने वाले मनुष्य में ल्यूसीन की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सा रोग हो जाता है। ठीक है, ये आप इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छी तरीके से जान लीजिएगा। कह रहा ऑप्शन ए स्कर्वी, क्या कह रहा है, स्कर्वी। ऑप्शन बी पेलाग्रा, ठीक है। ऑप्शन सी टाइफाइड, ऑप्शन डी कोई नहीं। ठीक है, तो अधिक ज्वार खाने वाले मनुष्य में जो है ल्यूसीन की मात्रा अधिक होने के कारण जो रोग होता है वो होता है पेलाग्रा रोग हो जाता है। ठीक है, पेलाग्रा रोग हो जाता है, आप इसको नोट कर लीजिए। उनतीस, गेहूं की फसल में खरपतवार प्रतिस्पर्धा की जो है क्रांतिक अवस्था होती है। क्रांतिक अवस्था, खरपतवार, गेहूं की फसल में खरपतवार प्रतिस्पर्धा की क्रांतिक अवस्था होती है। ऑप्शन ए फसल बुआई के 10 से 15 दिन बाद, क्या कर रहा है, फसल बुआई के 10 से 15 दिन बाद। ठीक है, फिर कह रहा है बी, फसल बुआई के कितने दिन बाद, 25 से 30 दिन बाद। फिर सी कह रहा है फसल बुआई के 35 से 40 दिन बाद। तो आपका ऑप्शन जो सही है वो सी सही है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30,
प्रति हेक्टेयर ज्वार के पौधों की संख्या, प्रति हेक्टेयर ज्वार के पौधों की संख्या होती है। ऑप्शन ए। 50,000, 1,00,000, सी 1.5 लाख, डी 2 लाख। तो ऑप्शन आपका जो सही होगा वो सी सही होगा। ठीक है, सामान्यतः जो पौधा होना चाहिए होता है वो 1.5 लाख प्रति हेक्टेयर पौधा होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से देखिए मैंने आपको जो है 30 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया और आप देखे होंगे कि ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप जो है आपको आइडिया लग रहा है धीरे धीरे कि क्वेश्चन किस टाइप का आता है, कहाँ से आता है। आप इसको तैयार कर लेंगे जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ ना, तो आपका AGTAC कोई रोक नहीं सकता होने से। ठीक है, तो आज की परिचर्चा में बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।